हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनियन पाठशाला। मैं हितांशी त्रिवेदी और आज हम सेल के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सेल का, या आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आप सेल के बारे में नहीं जानते हो तो फिर आपका बायोलॉजी पढ़ना तो बेकार है। क्योंकि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं, है ना। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। और बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लाइफ के बारे में। और लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है? लाइफ स्टार्ट होती है सेल से। तो अगर आप सेल के बारे में ही नहीं जानते हो, सेल के स्ट्रक्चर को लेकर आप कन्फ्यूजन में हो, तो फिर आप का बायोलॉजी पढ़ना तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सीधी सी बात है, लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। लाइफ का बेस ही यही है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का बेस ही सेल है। ओके, देन इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सेल बहुत ही छोटा है। ठीक है, अपने आप में बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स मिलकर, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स, बर्ड्स, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ओके, तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख लो, हमने अभी क्या देखा, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्योंकि एक सेल लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग नहीं होता है, लिविंग होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सेल से भी छोटा कुछ है क्या? हाँ, सेल से छोटा है ना। सेल से छोटा है एटम। सेल से छोटा है एटम। फिर एटम से भी छोटा क्या हो गया? एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जिस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं वह क्वार्क्स, यानी क्वार्क्स सबसे छोटा हो गया। देन आए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ एटम। ठीक है, फिर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत सारे ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या हो गया? ऑर्गेनल्स हो गए लिटिल ऑर्गन्स। ऑर्गेनल्स यानी लिटिल ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स में क्या अंतर है? ऑर्गन यानी आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग काम के लिए। लीवर है, स्टमक है, लंग्स है, हार्ट है ना। तो वो हो गए ऑर्गन्स। और ऑर्गेनल्स क्या हो गए? ऑर्गेनल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर हो गए जो सेल्स में पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स हो गए जो सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही एक सेल प्रॉपरली फंक्शन कर सके उसके लिए सेल में छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनरीज कहा जाता है। ओके, ऑर्गन्स तो एक बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। अब ऑर्गन्स में अगर आप देखना चाहोगे तो ऑर्गन क्या है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ओके, और हर एक सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यही हो गया अंतर ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स में। ठीक है, देन जब बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स मिलते हैं, तो उन्होंने एक सेल को बनाया। ठीक है, एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ठीक है, अब बहुत सारे सेल्स जब ग्रुप टुगेदर हो जाएंगे, बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिल जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। यानी टिश्यू हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं ना, तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना। और ऐसे तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों? आपने एक घर को बनते देखा होगा, या फिर आपको बेसिक आइडिया भी तो होगा ही। एक एक ईंट मिलकर एक दीवार बनती है। एक एक ईंट मिलकर एक दीवार बनती है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग दीवारें बनेंगी तो एक कमरा बनता है। एक कमरा बनेगा, फिर और अलग अलग कमरे बनेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि एक घर में एक ही कमरा रहता है। ठीक है, अलग अलग कमरे बनेंगे और ऐसे तैयार होता है एक घर, है ना। ऐसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, छोटे 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 सेल्स मिलेंगे, छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे, वो एक टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। ठीक है, तो बेस क्या हो गया सब चीज़ का? सब चीज़ के बनने का बेस क्या हो गया? सेल हुआ, सेल। ठीक है, इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है।
ठीक है। देन सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल एक ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ठीक है। यूनिसेल्युलर वैसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो सिर्फ एक सेल से बने हुए, जैसे आपने बैक्टीरिया का नाम तो सुना होगा। ठीक है, आपने बैक्टीरिया का नाम तो सुना होगा। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया की बॉडी हमारी जैसी नहीं है। हमारी बॉडी ना बहुत सारे मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस सेल से मिलकर बनी हुई है, अनगिनत सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया का जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल। वहीं एक सेल जो है वो उसकी बॉडी में सारा काम करता है, डाइजेशन का काम हो, चाहे रेस्पिरेशन का काम हो, ग्रोथ का काम हो। ठीक है। जबकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलकर ऐसा काम करते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया का क्या हो गया? बैक्टीरिया एक सिंगल सेल हो गया। ठीक है, वो एक सिंगल सेल भी है, और क्योंकि लाइफ सस्टेन करने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो जो एक फंक्शन सेल करता है, ठीक है, जो जो फंक्शन एक सेल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए, वो भी कर रहा है सेल। इसलिए तो वो लिविंग तो हो गया, अब उसने एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर दिया उसी ऑर्गेनिज्म को, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है। यानी एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस कर रहा है लिविंग के लिए। ठीक है। तो उसी ने एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करके रखा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? हमने अभी सुना, ऊपर पढ़ा हमने, सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, ताकि सेल जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, प्रॉपर तरीके से काम कर सके उसके लिए, वैसे ही सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं ताकि सेल प्रॉपर फंक्शनल कर सके। ठीक है। इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? नेक्स्ट है सेल। 3 मेजर पार्ट है सेल के। ओके। सेल 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मेन 3 चीज़ें जो है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड है साइटोप्लाज्म, और थर्ड है न्यूक्लियस। ठीक है। अगर आप एक सेल का सिंपल सा स्ट्रक्चर, एक जनरल सा स्ट्रक्चर आप एक सेल का देखना चाहेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन, देन अंदर हम जाएंगे तो साइटोप्लाज्म, फिर इसके अंदर आ गया न्यूक्लियस। ओके। और इसी न्यूक्लियस में आपने सुना होगा डीएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, वो प्रेजेंट रहेगा कहाँ? न्यूक्लियस में, डीएनए। ओके। अब देखते हैं एक एक करके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक सेल का, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। जब भी आप किसी सेल को देखोगे ना, तो सबसे बाहर की जो कवरिंग, सबसे बाहर की जो आपको लेयर दिखाई देगी ना, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। लचीली होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग होती है, जिंदा होती है। ठीक है। डेड नहीं होती है, लिविंग होती है। ओके। फिर किससे किससे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटीन से, लिपिड से, और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये 3 चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है सेल की। ओके। देन ये सेमी परमिएबल भी होती है। ठीक है। सेमी परमिएबल होने का मतलब क्या होता है? आपके घर के गेट पर कोई आया हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही गेट खोल दिया, है ना, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप घर का गेट हमेशा खुला ही रखते हो कि कोई भी आ जा सकता है आपके घर से। ऐसा तो नहीं है। घर पर कोई आता है तो गेट खटकाता है, पहले आप देखते हो कि हाँ कौन है, तब उसे अंदर आने देते हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऐसे ही घर के अंदर घुस जाएगा। वैसे ही सेल के अंदर या बाहर कोई भी ऐसी चीज़ आ जा नहीं सकती है। ठीक है। मान लो सेल के बाहर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई जहरीला सब्सटेंस पड़ा हुआ है जो सेल के लिए ख़राब है, ऐसा नहीं है कि वो इतनी आसानी से ही सेल के अंदर चल जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि कोई भी चीज़ ऐसे ही आ जा नहीं सकती है सेल के अंदर और बाहर। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है
कि क्या चीज़ सेल के अंदर जाएगी और क्या चीज़ सेल के बाहर जाएगी, इसीलिए इसे सेमी परमिएबल कहते हैं, ठीक है, या सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। ओके, देन इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड शेप टू सेल, बिल्कुल सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं उन्हें सेल के बाहर जितने भी कंटेंट्स हैं उससे अलग करती है, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल को टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, और एक सेल को शेप तो प्रोवाइड कर ही दिया। ओके, और यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर हमने देखा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या देखा हमने? लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट और फिर यहाँ से ये सेल के अंदर का इन्वायरमेंट। मैंने बोला ना, आप सेल को जब भी बाहर से देखोगे तो सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आएगी, उसके बाद आप अंदर जाओगे सेल के। ओके, और लिपिड की बाइलेयर होती है, यानी ये जो है ना, ये लेयर लिपिड की लेयर है, एक लेयर और दो लेयर हो गई बाइलेयर, ठीक है। देन प्रोटीन्स होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, देन सेकेंड है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म यानी साइटो वर्ड आ गया सेल के लिए, ठीक है। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब सेल के अंदर का लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ? एवरीथिंग इन सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस, यानी सेल के अंदर का लिक्विड, सारे ऑर्गेनेलीज, ये सब मिला के हो गया साइटोप्लाज्म, सिवाय न्यूक्लियस के, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा साइटोप्लाज्म में? साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। ऑर्गेनेल्स तो हमने देख लिया। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल लिक्विड फाउंड इन सेल, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स। नहीं समझ में आया? सीधी सी बात है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर सारी चीज़ें हो गई, यानी जो छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस हमें सेल के अंदर पाया जाएगा और उसी में वो तैरती हुई ऑर्गेनेल्स होगी, ठीक है, वो पूरा आ गया साइटोप्लाज्म, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़कर, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया वो पर्टिकुलर लिक्विड, अगर साइटोसोल क्या हो गया? वो पर्टिकुलर लिक्विड, अगर उसमें से ऑर्गेनेलीज को हटा दिया जाए तो साइटोप्लाज्म में क्या आ गया? जो भी पूरा लिक्विड है वहाँ पर सेल के अंदर और सारी ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस को छोड़कर, ठीक है। और साइटोसोल क्या हो गया? वो पर्टिकुलर लिक्विड, अगर ऑर्गेनेल्स को हटा दिया जाए तो, ठीक है, वो हो गया साइटोसोल, ठीक है। ये डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में, ठीक है। देन थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड न्यूक्लियस से मिला है, जिसका मतलब होता है नट या सीड या बीज जैसा। बीज देखते हो ना आप, कैसे छोटा सा होता है, ब्लैक कलर का होता है, मतलब डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं लेकिन छोटा सा होता है, ब्लैक कलर का होता है। वैसे ही एक सेल में न्यूक्लियस भी होता है, बीज की तरह आपको दिखेगा, ब्लैक सा, छोटा सा, राउंड सा, सर्कुलर सा। ओके, हालांकि ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है सेल का, ठीक है। देन न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन होता है सेल का, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का ब्रेन होता है, यानी सेल में क्या काम करना है, कब करना है, क्या चीज़ सेल के अंदर और बाहर कब आएंगी जाएंगी, सब न्यूक्लियस करता है। यानी न्यूक्लियस क्या हो गया? सेल का कंट्रोल सेंटर हो गया, ठीक है। सेल की सारी एक्टिविटीज़ को, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। वो हो गया कंट्रोल सेंटर, ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, देन इसमें डीएनए होता है, ठीक है, इसमें डीएनए होता है। डीएनए क्या हो गया? डीएनए जिसमें हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे आप किसी बच्चे को देखते हो, ठीक है, तो उसे बोलते नहीं हो, अरे तुम तो अपनी मम्मी पे गई हो, अरे तुम तो अपने पापा पर गई हो। तो वो किस वजह से, क्यों वो अपने मम्मी के जैसे दिखाई देते हैं, क्यों उनमें पापा के कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ मम्मी के कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे देखने पर? क्यों? डीएनए के वजह से। मम्मी और पापा का डीएनए जब पास होता है बच्चे में, तो मम्मी और पापा के जो कैरेक्टर्स उसमें पास होंगे, इसीलिए तो दिखाई देते हैं बच्चे में मम्मी और पापा के कुछ गुण,
ठीक है, किसके वजह से? डीएनए के वजह से। ओके, ये देखिए आप डायग्राम, थोड़ा डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये रहा एक सेल, ओके, ये बाहर की जो आपको लेयर दिख रही है ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जाएंगे तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस न्यूक्लियस पार्ट को छोड़कर ये हो गया पूरा लिक्विड साइटोप्लाज्म। ये जो आपको साइड साइड में दिख रही है कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनेल्स को हटा भी देंगे तो जो लिक्विड बच जाएगा वो हो गया साइटोसोल, ठीक है। देन ये थर्ड पार्ट हो गया न्यूक्लियस, ये राउंड सा, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर है क्रोमोज़ोम, इसके अंदर है क्रोमोज़ोम। अगर आप क्रोमोज़ोम को जूम करके देखते हो ना तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर आप क्रोमोज़ोम को जूम करके देखोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा। सबसे पहले आपको जीन्स नज़र आएंगे, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे सेगमेंट्स जैसे आप समझ लो जीन्स है, ठीक है। ये एक सेगमेंट को आप समझ लो जीन है, ठीक है। इसी में प्रेजेंट रहते हैं डीएनए। ये देखो, अगर आप जीन्स को भी जूम इन करोगे, जीन्स को भी जूम इन करोगे तो आपको डीएनए दिखाई देंगे, इसी में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी। ओके, तो समझ गए। तो न्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कंट्रोल सेंटर है सेल का, फिर इसमें डीएनए मौजूद है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। देन अब न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से भी घिरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ना, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वैसे ही न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। डबल मेम्ब्रेन होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ओके, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर न्यूक्लियस में भी एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस से आया, प्लाज्म मीन्स उसमें जो पाया गया लिक्विड है वो। ओके, अब कुछ टर्म है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म है ना लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? लिविंग पार्ट ऑफ सेल, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये आ गया पूरा सेल को घेर लिया, है ना। न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म यानी वो लिक्विड और सारी ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, प्लस न्यूक्लियस, तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, यानी सेल का जितना भी लिविंग पार्ट है। ओके, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो आप समझ गए कि क्या है। फिर अब जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, सेल का क्या फंक्शंस होता है, क्या क्या फंक्शंस करती है एक सेल, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना तो उस स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, सो स्टडी ऑफ सेल, इसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे सेल के, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई होप मैं आपको सेल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझाने में सफल हुई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेल को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हमारे चैनल यूनियन पाठशाला, आपके अपने चैनल यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।